नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आज वार्षिक बजट आ गया और बजट में पूरे साल का हिसाब किताब का चर्चा भी हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी ज़ोर शोर से भाषण दिया और जनता के लिए ढेर सारी लुभावनी घोषणाएं उन्होंने कर दी हैं। सत्ता पक्ष जैसा कि हमेशा बजट के समर्थन में रहता है और विपक्ष को बजट में कोई भी काम की बात नहीं दिखती है। लेकिन हम लोग सत्ता पक्ष या विपक्ष की तरह नहीं देखेंगे। हम लोग एक एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे या अभी फ़िलहाल हम लोग जो बजट में मुख्य बातें हैं या मुख्य जो बिंदु हैं उस पर हम लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्थिक वृद्धि दर की। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या रहा इस बार वित्त वर्ष 2020-21 में। तो अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी, तीव्र पुनरुद्धार हुआ इसमें और जो अनुमान है आर्थिक वृद्धि दर का 9.2%। तो आर्थिक वृद्धि दर जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है ये 9.2% रहने का अनुमान है। इसके अलावा जब हम राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो वो क्या रहेगा। बेसिकली राजकोषीय घाटा कहते किसको हैं, तो सरकार की आय और व्यय में जो अंतर होता है उसको हम राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। यानी आमदनी कितनी हुई और खर्चा कितना हुआ। तो वित्त वर्ष 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा है ये 6.9% है और अगले वर्ष इसको 6.4% रहने का अनुमान है। इसके अलावा जो तीसरा बिंदु है इनकम टैक्स, जिसका बहुत इंतज़ार था विशेषकर मध्यम वर्ग को कि भाई टैक्स की दरें क्या होंगी। तो इस बार भी इनकम टैक्स की दरों में या रेट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी कोई भी टैक्स नया इन्होंने नहीं लगाया है और स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया है। जो स्लैब्स इनकम टैक्स के पहले चलते थे वही इस बार भी इस बजट में भी रहेगा। तो इसमें कोई बदलाव इनकम टैक्स में नहीं आया है। इसके अलावा जो तराशे गए और पॉलिश वाले हीरे होते हैं, रत्न होते हैं, इन पर कस्टम जो टैक्स है वो घटाकर 5% कर दिया गया है। चूँकि भारत तराशे गए हीरों का एक बड़ा हब है, कच्चा माल यहाँ पर आता है, हीरे आते हैं, रत्न आते हैं और भारत पॉलिशिंग का बड़ा सेंटर है। स्पेशली आपका गुजरात का सूरत वगैरह जो एरिया है वहाँ पर हीरों की तराशी का काम बड़े पैमाने पर होता है और तराशने के बाद इनको फिर से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है। तो जो कच्चा माल आता है उस पर और जो तराशे गए उस जो हीरे हैं उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 5% कर दी गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस उद्योग को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त हम लोग ईंधन पे काफ़ी ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं, पेट्रोल पर, डीजल पर काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च करते हैं और उसका सब्स्टिट्यूट अब खोजने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से एथनॉल वगैरह या अन्य चीज़ें मिलाने की बात होती है कि ये सस्ता पड़े डीजल और पेट्रोल, तो अब की उस पर सरकार ने ध्यान दिया है कि बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 2 रुपये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगेगा। यानी अगर किसी ईंधन पर कोई मिश्रण नहीं है तो उस पर 2 रुपया एक्स्ट्रा उत्पाद शुल्क लगेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? पेट्रोल डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना। जैसे हमारे यहाँ गन्ना बहुत होता है, गन्ने का रस,
तो उससे बने उत्पाद को अगर हम पेट्रोल और डीजल में मिला देंगे तो वो सस्ता पड़ेगा, या बाहर से हमको पेट्रोल और डीजल कम मंगाना पड़ेगा और सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण जो प्रयास किया गया है शिक्षा को लेकर के। जिस तरीके से कोरोना काल में पूरे भारत में बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई, उसको देखते हुए ये काफ़ी मुझे तो बहुत बेहतर निर्णय लगा कि पीएम ई विद्या, यानी पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल, यानी एक क्लास के लिए एक टीवी चैनल, यानी क्लास 1 के लिए एक चैनल, क्लास 2 के लिए एक चैनल, क्लास 3 के लिए एक चैनल, यानी हर क्लास के लिए एक अलग चैनल। कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनल्स तक बढ़ाया जाएगा। अभी तक ये 12 चैनल्स थे, लेकिन अब इसमें प्लानिंग ये की गई है कि ये 200 चैनल्स तक हो जाए और भारत में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें शिक्षा की व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा या पूरक शिक्षा प्रदान इस तरीके से किया जा सके जिससे कि वे एजुकेशन को हासिल कर सकें। अब आप सोचिए कि 200 चैनल अगर हो जाएंगे जो पूरक शिक्षा पर ध्यान देंगे तो शिक्षा की स्थिति काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रमिकों के लिए बहुत सारे पोर्टल्स हैं या श्रमिकों के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं, कार्ड्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया गया है। जैसे उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे जिससे कि इनमें आपस में बेहतर तालमेल रह सके। उद्यमियों को जो उद्यमी हैं या जो मज़दूर हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें और एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा कर सकें। इसके अलावा सरकार भी इसमें जुड़ी रह सके और ये मुझे काफ़ी बेहतर लगा क्योंकि जब सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, उद्यमी भी, मज़दूर भी और सरकार भी, तो सोचिए क्या फ़ायदा होगा कि सरकार को पता होगा कि कितने मज़दूर रजिस्टर्ड हैं, कितने मज़दूरों को रोज़गार मिला है, कितने अभी बेरोज़गार हैं। उसी तरीके से मज़दूरों को भी पता चलेगा कि किन किन फैक्ट्रीज़ में काम उपलब्ध है या उनके लायक काम है या नहीं, या उनके अंदर जो हुनर है वो काम उपलब्ध है या नहीं। इसी तरीके से उद्यमी भी योग्य ट्रेंड स्किल्ड लेबर्स की तलाश में रहते हैं तो उनको भी बेनिफिट होगा इस पोर्टल पर। जब आपस में ये जुड़ जाएंगे तो अपने वांछित मतलब जो चीज़ उनको चाहिए, जिस तरीके का स्किल्ड लेबर उनको चाहिए, वो इस पोर्टल से उनको मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से ये भी एक काफ़ी बेहतर कदम है। इसके अलावा जो नया जो एक अन्य मुख्य बिंदु है, अटल जी ने एक परिकल्पना रखी थी कि क्यों ना नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए, क्योंकि हमारा देश विशाल है, विविधताओं भरा देश है और एक ही समय में देश के एक हिस्सा बाढ़ से पीड़ित होता है और एक हिस्सा सूखे से पीड़ित होता है। और अटल जी ने ये परिकल्पना दी थी कि क्यों ना हम नदियों को जोड़ दें आपस में, जिससे कि बाढ़ की समस्या से और सूखे की समस्या से निजात पाई जा सके। और उस पर अटल जी की उस कल्पना को ध्यान रखा गया है इस बजट में और 5 नदियों को जोड़ने की परियोजना के लिए डीपीआर मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? दमन गंगा पिंजल, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार और कावेरी। इसके अलावा रेलगाड़ियों पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। वंदे भारत रेलगाड़ियों के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी चर्चित और काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हो रही हैं वंदे भारत ट्रेन्स। तो अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण
का लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो व्यवस्था की गई है कि एक स्टेशन एक उत्पाद, और इसका उद्देश्य क्या है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। किसानों की मांग लगातार चल रही थी, किसान बिल निरस्त कर दिया गया और सरकार अब किसानों पर विशेष ध्यान दे रही है, एमएसपी पर विशेष ध्यान दे रही है। और इस बजट में सरकार ने एमएसपी पर गेहूं और धान खरीद के लिए एक बड़ी रकम की व्यवस्था की है। 2.37 लाख करोड़ रुपया एमएसपी के लिए बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा जो एक और मुद्दा जिस पर ध्यान सरकार ने दिया है, पासपोर्ट पर लगातार आप लोगों ने अखबारों में सुना होगा, नकली पासपोर्ट पकड़ा गया या नकली पासपोर्ट से टेररिस्ट या अन्य देश विरोधी तत्वों ने अपने गलत कार्यों को अंजाम दिया। तो इससे बचने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट अब जारी किए जाएंगे, जिससे कि डुप्लीकेसी की संभावना नगण्य होगी। तो ये मुख्य बातें थीं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी पर भी इस बार विशेष ध्यान दिया गया है, उस पर बजट में घोषणा की गई है। और जिस तरीके से डिजिटल माध्यम अब बढ़ता जा रहा है, तो 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की इस बार व्यवस्था की गई है और इसको आगे और भी बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। तो हम लोगों ने आज चर्चा करी इस बार के वित्त बजट की मुख्य बातों की, और आगे कोशिश हम लोग करेंगे कि इसको थोड़ा सा और विस्तार रूप हम लोग दें। तो आज बस इतना ही। आगे फिर से अगले वीडियो में हम लोग किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हाँ, और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।